अस्सलाम वालेकुम जी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी जैसे कि आप फ्रेम में देख ही रहे हैं कि हमारे साथ जनरल असद दुरानी साहब हैं, जो कि आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं और ऑथर भी हैं और बड़ी जबरदस्त बुक्स भी लिखते हैं। और मैंने सबसे पहले इन्होंने जो फर्स्ट बुक लिखी थी उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू जो उन्होंने बुक जिनके साथ लिखी थी एस दलत साहब के साथ, उनके साथ बनाया था अपने टीवी चैनल के लिए। मुझे आज भी याद है कि बड़ी मुश्किलों से मुझे एएस दलत साहब मिले थे और मैंने उनका, जैसे कहते हैं ना कि नाक में दम कर दिया था, मैंने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा और मुसलसल उनको मैसेजेस किए तो फिर वो आ गए। एंड इज सच अ वंडरफुल पर्सन। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने ये न्यूज देखी और मैंने ये बुक देखी कि जो है वो दुरानी साहब ने उनके साथ मिलकर बुक लिखी है, तो बहुत अच्छा लगा कि हमें थोड़े से अपने टर्म्स अच्छे करने चाहिए और बिल्कुल भारत के साथ मिलकर काम भी करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच जी सर। उस बुक के बाद आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, आपका नाम भी ईसीएल में डाला गया और बहुत कुछ शोर शराबा हुआ। ऐसा क्यों सर? क्यों हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्यों अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते? मैं भी आज तक यही कोशिश कर रहा हूँ इस तलाश करने की कि वजह क्या है, तो कोई सही समझ नहीं आई। बस मेरे ख्याल में बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को किसी न किसी वजह से अगर चीज़ पसंद ना आए, नाराज़ हो जाएं। लेकिन इसका मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उस किताब के बाद जो शोर पड़ा, उसके लिए मैंने अदालतों में तो काफ़ी चक्कर लगाए, केस किए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये काम जो था उन्होंने गैर कानूनी किया था। तो जब जी उधर से निकलेंगी, जब फैसले होंगे फिर ही कुछ कह सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर अगर मामला अदालत में हो तो जिसको सब जुडिस कहते हैं, तो उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे काफी हैरानगी थी कि ये क्यों हुआ है। और फिर जब पता लग गया कि ये पूरे जो हमारे अपने किसी की ना फौजी कानून या सिविल कानून के मुताबिक ये मेरे ख्याल में नहीं हुआ, तो फिर हम अदालत में चले गए। बिल्कुल ठीक सर। जैसे कि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं थोड़े बहुत आर्टिकल्स वगैरह लिखा करती हूँ, तो मुझे होता है कि बहुत हमारे वो दिल से करीब होता है वो आर्टिकल, हम बहुत मेहनत करते हैं उसके ऊपर एक तरह से। तो आपने क्या सोच के आपने सोचा कि मैं बुक लिखूं और मैं इस तरह की बातें उसमें लिखूं जो आपके हिसाब से आप ठीक समझते थे? आपको लगा कि ये आपको पब्लिक कर देना चाहिए या अपने ख्यालात आपको लोगों तक शेयर करने चाहिए? ये अभी आप दूसरी किताब की बात कर रही हैं जो अभी रिसेंटली सर निकली मैं है? दोनों की सर मैं दोनों की बात करी। सबसे पहली जो आपने किताब लिखी थी, जब आपने स्टार्ट लिया, उसकी मैं बात कर रही वो पहले सबसे लिखी थी वो तो पाकिस्तान ड्रिफ्ट है। पता नहीं आप लोगों ने हूँ। सुना, देखा, पढ़ा कि नहीं। असल में तो किताब तो वही लिखनी थी ना, अपने तजर्बे पर। और जो कुछ देखते रहे वो तो अच्छी, काफी मुझे काफी साल लगे। हस्ट यूके ने शायद की, अमेजॉन इंडिया ने को पब्लिशिंग की, तो वो तो सही किताब थी। तो दूसरी किताब जो थी जिस पर शोर की बात कर रहे हैं वो तो अगर जिन्होंने पढ़ी है उनको समझ आ जाती है। उसमें लिखा भी है कि क्यों किया हमने। क्योंकि हम ट्रैक टू पर मिला करते थे और मेरा ख्याल है दुलत साहब जो से हैं, अ, बिल्कुल सही सही बातें करने हमारे हिसाब से थे। कश्मीर की उनकी बड़ी एक्सपर्टीज थी। और हम फिर चूंकि दोनों एक जगह पर और एक ही किस्म का तजर्बा था, उनका इंटेलिजेंस का, मेरा भी थोड़ा बहुत कश्मीर के साथ था, मेरा भी बहुत कम इंटेलिजेंस का तजर्बा था लेकिन था तो सही। तो हमने इकट्ठे मिलकर के पेपर्स भी लिखते रहे, जॉइंट पेपर्स इनको कहना चाहिए, जो छप भी गए कश्मीर पर, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन पर। कश्मीर दी बाजपाई ईयर्स उनकी बड़ी अच्छी किताब थी मेरे लिए। वो अ, समझने के लिए, कश्मीर को समझने के लिए बहुत अच्छी थी। तो जब इन्होंने कहा कि भाई अगर इतनी अच्छी किताब है और पाकिस्तान में भी पसंद आ रही है, तो हम दोबारा कोई जॉइंट बुक लिख सकते हैं जो कि फोकस कश्मीर पर लेकिन जनरली इंडिया पाकिस्तान पर। तो ये आइडिया मुझे काफ़ी पसंद आया, तो वो इसलिए फिर हमने लिख दी। और उसमें अपना अपना हमने जो तजिया था दे दिया। मुख्तलिफ बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनका अपना, मेरा अपना, अपना तजर्बा। कोई लड़ाई वड़ाई का इरादा नहीं था, दो नैरेटिव्स इकट्ठे करके फिर आखिर में कि अगर फर्ज करें, मैंने तो कहा कि जी कोई मुझे चांस तो लगता नहीं कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस को अच्छे होंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं होंगे।
मैंने कहा जब सही वक्त आया तो फिर उस वक्त देखते हैं कि ये मेरी तरफ से दो चार चीजें हैं जो कि करनी चाहिए। उन्होंने अपनी बता दी, मैंने अपनी बता दी। मेरा फार्मूला जरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, उनका जो था वो स्टेप बाय स्टेप जिसे कहते हैं उस तरह का था। बस ये मकसद था और यही किताब देनी थी। तो कई लोगों ने पढ़ के उनको बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे नहीं मालूम कि क्यों किसी को, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई। तो किताब तो भली अच्छी, इंडिया में यहाँ पर बहुत बिकी, यहाँ पर लोगों ने पढ़ी हम्म। और यही सवाल मुझसे करते थे कि जी इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी परेशान होने की। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कि क्यों परेशान हुए, लेकिन वो तो अभी बात बड़ी पुरानी हो गई। जी बिल्कुल, लेकिन सर बुक्स तो कभी भी पुरानी नहीं होती, कितनी बार भी पढ़े, जो बुक्स हमारे पास भी रखी है हम जितनी बार भी पढ़े वो नई ही लगती है, कुछ ना कुछ उससे सीखने को ही मिलता है। तो ये कहना कि बुक पुरानी हो गई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई किताब पुरानी होती है। ये मैंने भी एक और जगह पर कहा, ये जो तीसरी किताब थी उसमें कई एक दो जगह मैंने कहा कि उस वक्त लोगों को शायद नया लगा होगा ये आइडिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की जॉइंट वेंचर जो है ये खत्म होगी। अभी एक दफा ट्रेल ब्लेजर जिसको है शुरू कर दिया, ये पायनियर प्रोजेक्ट था, इसके बाद कुछ और होंगे जब भी मौका ठीक आएगा। तो ये ठीक बात है कि कंसल्ट तो लोग रेफरेंस बुक की, मैंने कहा और कुछ नहीं तो ये कम से कम रेफरेंस बुक तो बन सकती है ना। इंडिया पाकिस्तान के जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो कहेंगे हाँ भाई ये दोनों अगर वर्षन लेने हैं तो वो किताब है स्वाई क्रॉनिकल्स, उसको देख लें। तो ये बात ठीक है कि ये इस तरह किताब का किस्सा तो पुराना मैंने कहा हो गया, लेकिन किताब तो बड़ी नहीं हुई, रहेगी। बिल्कुल सर। अच्छा जी। सर किताबें तो कभी पुरानी नहीं होती, बिल्कुल। और सर मैं आपके देख रही थी एक दो आपके इंटरव्यूज पिछले दिनों में आपने जो दिए हैं वो भी मैं देख रही थी, कुछ लोगों के तबसरे भी मैं सुन रही थी। तो बड़ा अच्छा आपने एक जगह कहा कि जिन लोगों ने बुक्स नहीं पढ़ी, वो आपकी यानी जो किताब नई आई है वो नहीं देखी, वो भी तबसरे कर रहे हैं स्पेशली मीडिया में, और इस तरह से आपने बात की। लेकिन एक जगह सर आपने ये बात भी की है कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं, जो गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, जैसे अभी इमरान खान साहब की है या पहले नवाज शरीफ साहब की बाकी रही है, उसमें आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है और इंटरफेरेंस रहा है फौज का। तो अगर यही बात कोई सिविलियन अगर करता तो उसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनाने की बात हो जाती है। तो आपने कैसे कर दी, इतनी इतनी बोल्ड किस्म की बात आपने कैसे कर दी? मुझे मालूम नहीं है किसके ऊपर इस तरह की बात करने से गद्दारी का मकबरा बना है, हम्म। क्योंकि जो है हमारे यहाँ की तारीख में पहली जो किताब थी उसके ऊपर भी कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, उसमें भी यही लिखा था कि अच्छा बुरा जो भी है, इंटरफेरेंस हमारा एक तारीख में कई दफा हुई है, फौज का एक खास रोल भी रहा हुआ है। और बाज दफा मैं ये भी मानता हूँ कि जी जरूरत भी शायद पड़ जाती है कुछ ना कुछ करने की कि अब क्या करें, इसमें थोड़ा सा किरदार फौज का जो है आ जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। लेकिन आखिर में अगर हम जब उसकी शुरू कर देते हैं, उससे कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट से आगे चले जाते हैं तो नुकसान होता है। ये किताब उसमें भी लिखा है पहली किताब में। और मैंने कहा कि सबूत के तौर पर आप देख लीजिए कि जो भी मिलिट्री गवर्नमेंट बाहर निकली तो उसके बाद उन्हीं के मुखालिफ जो लोग थे, उन्हीं को जो ये बाहर रखना चाहते थे, हर दफा वही वापस आए। अयूब खान के बाद भुट्टो, और जियाउल हक के बाद बीबी, और अभी मुशर्रफ के बाद दोनों पार्टियां जो उनका इरादा था कि बाहर रखने को वापस आ गई। इसका मतलब है कुछ तो इस हमारी इंटरवेंशन में कमी है। हम शायद उसको उस तरीके से नहीं चला सकते। शुरू में लोग कहते हैं कि चीज ठीक हो जाएगा, वेलकम भी कर देते हैं, लेकिन अगर वैसे नहीं चला सकते जिस तरीके से तवक्को है तो फिर मत करें, यही कह सकता हूँ ना। तो ये मैं कहता रहा हूँ। तो सर किसी और मुल्क में इतनी दफा फौज हुकूमत में नहीं आई। जी। गद्दारी का महकमा तो नहीं लगा अभी तक। हाँ जी। अच्छा। नहीं सर, कहा तो जाता है ना सर, लोग बात तो करते हैं कि अगर कोई फौज के बारे में बात करे या इस तरह की इंटरफेरेंस की बात करे तो कह देते हैं कि जी गद्दार है। बहुत दफा आजकल सोशल मीडिया पे तो बहुत कहा जाता है। तो सोशल मीडिया की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं है, हमारे तजर्बे में कभी नहीं हुआ। हम आमतौर पर यही कहते थे कि लोग इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी मैंने ना इस्तेमाल की, ना मैंने इस्तेमाल होते देखी। लोग लूज टॉक्स तो कर ही सकते हैं, उसका क्या फर्क पड़ता है। तो मुसलमान और गैर मुस्लिम और फलाना इस तरह के टाइटल भी लग जाते हैं, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल।
लोग बोलते रहते हैं, अगर उनकी बात सुननी हुई फिर तो कुछ नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ठीक। तो सर मुझे ये बताइए कि बाकी किसी मुल्क में, चाहे वो भारत हो या कोई कंट्री, वहां पे फौज इतनी दफा इक़्तिदार में नहीं आई है जितनी बार पाकिस्तान में आई है। तो ये चीज सिर्फ पाकिस्तान के ही हिस्से में क्यों है कि बार बार फौज आ जाती है और यही कहती है कि जी क्योंकि कोई चारा नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था तो आ गए। तो ये ऑप्शन सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही क्यों होता है? नहीं, और कई मुल्क हैं जहां पर शायद हमसे ज्यादा इंटरफेरेंस होती रही है। टर्की किसी जमाने में तो हिल नहीं था सकता फौज के बगैर। जो थाईलैंड है वो आज तक वो फौज हर गवर्नमेंट के बाद आती है और फिर गवर्नमेंट बदल के फिर चली जाती है, फिर आ जाती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान से मुकाबला किया जाए तो ये बात ठीक है कि वहां नहीं आई। मेरे पास कोई बहुत अच्छा जवाब तो नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि नेहरू को तो 15 16 साल 17 साल मिले, तो वो तो अपने आप को वो जो सी सिविल सुपरमेसी उन्होंने वहां पर एंट्रेंच कर दी, ऐसे कायम कर दी कि फिर नहीं होता जैसे कई और मुल्कों में हो गया। हमारे यहाँ कायदे आजम का भी यही प्रोग्राम था। उन्होंने भी स्टाफ कॉलेज में कह दिया फौज का अपना काम है ये। और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि चंद साल मिल जाते तो वो भी हर एक का रोल ऐसा तयन कर जाते, ऐसे डिजाइन बन जाता कि शायद ना होती। ये मेरा अपना ख्याल है। लेकिन फौज का यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर, क्योंकि ये मार्शल एरिया है, इसको बहुत तारीख में बड़ा मुकाबला और सामना करना पड़ा है फौजियों का। फिर जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त फौज का एक बहुत बड़ा रोल था रेफ्यूजीज के लिए। फिर कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का एक रोल था। फिर जब हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ तल्लक हुआ, क्योंकि हमने वो क्या कहना चाहिए अपनी जो पावर इम्बैलेंस था उसको ठीक करना था, तो वो भी एक आर्मी टू आर्मी रिलेशनशिप था, तो उससे भी हमारी फौज को काफी तकवीत मिली। ये तो हो गई ना वो जैसे कह सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के स्टेप। लेकिन लगता तो यही है कि शुरू में ही वो जिसको कहते हैं ना कि एक अच्छा सिस्टम बन जाए जिसमें लोगों को पता हो, और वो फिर इतनी भी अकल हो कि इसके जो है ना जिसको कॉमन मिनिमम कहते हैं, डिनोमिनेटर, उसको मत टच करो। ये फौज वाली बात जो है उसकी इंटरवेंशन की नौबत ही नहीं आएगी अगर आप कोई ऐसे तरीके बना लेंगे। कॉम्प्रोमाइज बाज दफ़ा ग्रैंड कोलिशंस बन जाती हैं। बाज दफ़ा जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेती हैं। तो कई चीज़ें हो सकती थी लेकिन है नहीं है। और मेरे नज़दीक तारीखी और ये जो सी थे ना हमारे फाउंडर लीडर्स का रोल ये बहुत अहम था। लेकिन मैं इस सिलसिले में, क्योंकि एक्सपर्टीज मेरी उसमें नहीं है कि तारीख के बारे में। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर आप ये तो बता ही सकते हैं कि हमारे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो सिविलियन इदारों में बड़े बड़े ओहदों पे क्यों होते हैं, और हमें मीडिया में हर किसी के बारे में बात करने की इजाजत है लेकिन फौज के बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई फौजी जनरल करप्शन केस में हो, जैसे कि आसिम सलीम बाजवा साहब का केस था, तो वो टीवी पे मीडिया में डिस्कस नहीं हो सकता। अगर नाम भी लेंगे तो म्यूट कर दिया जाएगा। ये चीज क्यों है? क्या फौज में जो लोग होते हैं उनसे कोई गलती नहीं हो सकती? सब कुछ ठीक है बिल्कुल। ये जो डिस्कशन है मेरे पास इसका जवाब सिर्फ इतना ही होता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको आज़ादी राय या कई चीजों की आज़ादी कहती है जो कि तोहफे में मिल जाती है। उसके लिए करना पड़ता है। अगर लोग शुरू कर देंगे बात करना कि जी यहाँ तक हमें इंस्टीट्यूशन का, तो मुझे खुद भी कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं नहीं मानता कि फौज हो, पुलिस हो, फॉरेन ऑफिस हो, आप इंस्टीट्यूशन के पीछे पड़ जाए। आप पॉलिसी की बात कर सकते हैं, आप उनके इंडिविजुअल जो उनसे इस वक्त हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स उनकी बात कर सकते हैं, वो तो हक बनता है। और लेकिन अगर हक इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले ही डर जाए कि जी हमें शायद कुछ हो जाएगा, तो शायद दो चार बंदे जो उनसे अगर उनको एक दफा उन्होंने हिम्मत की है तो उसके बाद ये चल पड़ेगा। लेकिन बैठे बैठे कह दें कि नहीं हमें करने दें, या वैसे ही डर जाएं कि जी फौज वाले बड़े तकड़े हैं ये कर देंगे, तो ये तो होता है ना वो उठा के हाथ उठा ले जाम उसी का है। तो आपको करना पड़ता है, कुछ करेंगे। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स जो बैठते हैं यहाँ बहाने कर देते हैं ना कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं फौज नहीं करने देती, तो अगर आपको नहीं करने देती तो आप चले जाएं कि जी हमें फौज नहीं करने देती। लेकिन उनको पता है कि फौज उनको कई ऐसे काम है जिनसे नहीं रोकेगी, बेसिक गवर्नेंस से तो नहीं रोकती है ना, लेकिन उसका मलबा भी फौज पर डाल देंगे, तो उनके लिए बहाना भी अच्छा बन गया।
फौज की जो मुदाखलत होती है उसके मुतालिक मैं पहले बैठ चुका हूँ कि उनकी वहीं तक सही है जितनी की डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ को कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। फॉरेन ऑफिस अपना इनपुट दे सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, वो दे तो सकते हैं, लेकिन अगर ना दें और फिर बैठ के कहें कि जी कोई हमसे अगर आकर हमें इजाजत देगा तो करेंगे, फिर तो नहीं मिलती होती। लेकिन सर वही बात के जो जर्नल्स हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं सर, वो रिटायर होके घर क्यों नहीं जाते, वो किसी बड़े इदारे में क्यों लगा दिए जाते हैं, स्टील मिल में और इसी तरह से पीआईए में, सी पैक में, इधर क्यों सिविलियंस क्यों नहीं आगे लाए जाते, फौजी क्यों बार बार हर जगह पे हमें नजर आते हैं। मैं कहता हूँ ना कि जब सिविलियंस ऐसे बारे में शुरू कर देंगे काम करना कि जी ये तो काम मेरा था और हमने कोर्ट में जाना है, और कोर्ट भी एक दो दफा जो ये ना करने के बाद फिर मजबूर। टर्की की एग्जांपल यही है ना कि वहां लोग जब बड़े परेशान होते थे कि फौज करती है, तो फिर ये इनकी अर्दोगान से जो पहले के थे, अरबा खान थी पार्टी, उन्होंने फिर किया एक तो दफा, उनको फिर नाकामी भी हुई, लेकिन आखिर में इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी इस पार्टी की, हर किस्म की, खासतौर पर इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन में, कि वो फौज भी बैक सीट पर चली गई और लोगों ने कहा कि अगर कोई है तो यही लोग काम करेंगे। तो बैठ के मांगने से नहीं है, हर एक चीज होती है वो आपको लड़कर लेनी पड़ती है, कुछ जद्दोजहद करती है तो फिर ही बनता है ना। बैठ कर कहना कोई और कर जाए, अमेरिका का काम है आकर हिंदुस्तान पाकिस्तान का सुलह करा दे या कश्मीर का मामला, तो कभी नहीं हुआ, आपने खुद ही करना होता है। लेकिन सर इसी तरह से जैसे आसिम सलीम बाजवा साहब का केस सामने आया था, तो उस हिसाब से उनको रिजाइन करके सी पैक से हटा नहीं दिया जाना चाहिए था जब तक कि वो क्लियर ना हो जाते। जैसे नवाज शरीफ साहब को हटाया गया ना, उनके ऊपर केस बना, लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब को तो किसी ने पूछा ही नहीं। और यही कहा जा रहा है, जो कि आप भी बात कर रहे हैं, कि वो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये कि हिम्मत नहीं है किसी की। ऐसा क्यों है? ये मैं नहीं मैंने मुझे उनके डिटेल्स का चूंकि पता नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं मुकाबला नहीं कर सकूंगा। नवाज शरीफ हाँ, साहब ने 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक लंबे चौड़े हाँ, मुकदमे हाँ, चले हैं, कोई एक आया कोर्ट में, कभी निकाल दिया कभी किसी ने। आसिफ सलीम बाजवा की डिटेल्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो यही ख्याल था कि जब ये शोर पड़ा तो उनको एक आध जगह से उन्होंने शायद छोड़ दिया या हटा दिया। लेकिन ये फिर फैसला जो सा ना वही आ जाती है आखिर में, क्योंकि जब ऐसी चीज होती है तो जो है मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, वो हिम्मत कहे जी कि भी तो आप पर ये अगर है बना हुआ है चार्ज, तो पहले तो आप क्लियर करेंगे तो फिर देखते हैं। या बाज दफा होता है कि जिस आदमी पर शक भी हो जाए तो आप कहते हैं जी ठीक है बड़े अच्छे काम करते होंगे, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप वो हो गए हैं ना स्टेन जिसको कहते हैं आपके ऊपर आ गया, तो आप चले जाए। तो वो वजीर आजम साहब और उनका भी काम है, लेकिन मुझे डिटेल का पता नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि इस वक्त तो वो शायद किसी उहदे पर शायद नहीं है, सी पैक में पता नहीं उनका जो सर मायदा हैं सर, सी पैक में है। पूरा नहीं हो गया हुआ उनका वहां पर, मुझे सर सी याद पैक में चेयरमैन एक है सर, वो सी पैक में, सी पैक में हेड है, वो सी पैक प्रोजेक्ट के हेड है। बिल्कुल। तो सर आपके ख्याल से इन्फ्लुएंस इसी तरीके से खत्म की जा सकती है फौज की, जो आम गवर्नमेंट होती है सिविलियन गवर्नमेंट में, के लोगों को बोलना पड़ेगा? जो बोल क्या बोल तरीका हो सकता है? बोलना तो शुरू काफी लोग बोलते हैं, मेरा तो हम्म, ख्याल है कि फौज के रोल के बारे में, उनकी इंटरवेंशन के बारे में, हर एक चीज के बारे में आजकल बात तो हो रही है। हम्म, मीडिया शायद जो मेन मीडिया है उसके ऊपर तो जरा थोड़ा सा कम होगा, प्रिंट मीडिया पे ज्यादा हो जाती है। मेन मीडिया मैं देखता नहीं हूँ टीवी, इसलिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे खबर यही मिलती है कि वहां पर जरा लोग कहते हैं ना हाथ हल्का रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सोचते हैं वो बहुत ही भारी हो जाता है कि जो मर्जी कह दो। लेकिन फौज के रोल के बारे में मेरा अपना ये ख्याल है कि काफी स्ट्रीट्स के ऊपर तो बहुत बात होती है, और स्ट्रीट के ऊपर इतनी बात होती है कि मैंने अगले दिन बीबीसी का बड़ा कम मेरे पास होता है इस तरह का कि मैं अब इस तरह के प्रोग्राम करो, तो मैंने भी उनको कहा, मैंने कहा स्ट्रीट्स पर मैं देखता हूँ कि बहुत परेशान है लोग, इमरान खान से भी और फौज के रोल से भी। ये तो बीबीसी पर कह दिया, जब क्योंकि मैं सुनता हूँ ना स्ट्रीट, टीवी से नहीं सुनता, सोशल मीडिया नहीं सुनता, अखबार जो है उसके अंदर हर किस्म की खबर होती है, लेकिन असल नब्ज जो है वो तो आपको आवाम से मिलती है। वहां मुझे अच्छे वो कहते हैं ना वो वाइब्स नहीं मिली, अच्छी मुझे नहीं मिली, तो इसलिए मैंने कह दिया। सर एफएटीएफ में पाकिस्तान है काफी अरसे से ग्रे लिस्ट में, ये आई होप आपको पता होगा एफएटीएफ का।
तो उसमें उन्होंने हाफिज सईद को एक तो 10 साल की सजा दी है। तो आपके ख्याल से कि वो टेरर फंडिंग के हवाले से, तो इन्होंने कहाँ पे फंड किया था, कुछ आइडिया है आपको कि किस कंट्री में, किस जगह पे इन्होंने टेरर किया जिसके लिए इनको 10 साल की सजा हुई है? और दूसरा, पाकिस्तान ने एक डोजियर जो है वो यूनाइटेड नेशन में दिया है इस हवाले से कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर टेरर करने की कोशिश कर रहा है और लोगों को भेज रहा है। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? FATF जब से शुरू हुआ है, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ रहा हूँ। मैंने कहा ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल और फ्रॉड है। आप इनको कहिए अपना बोरियत बिस्तर संभालें और चले जाएं, और जो उन्होंने ब्लैक लिस्ट करना है कर लें, क्योंकि ब्लैक लिस्ट से ज़्यादा उनको ब्लैकमेल का शौक है। वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, ये करो वो करो। आप एक दो दफ़ा कहेंगे चले जाओ, अगर कोई उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है भी तो लगा लें, लेकिन कम से कम ब्लैकमेल आप ना हो। और उनकी वजह से, हाफिज सईद अपनी वजह से आपने सजा देना दे दे, उनकी वजह से मत करें, फलाना काम मत करें। लेकिन इस दफा जो खासतौर पर इस हुकूमत के आने के बाद जो टीम बुलाई इन्होंने इस काम के लिए, इकोनॉमिक टीम के लिए, वो मेरे हिसाब से वही है जो कि IMF और इस तरह की, वो कौन सी होती है, ब्रेटन वुड्स वाले और इस तरह के लोगों की बातें सुनकर हमेशा इन्होंने हमें परेशान ही किया। तो ये वही लोग हैं, इनको बुलाना गलत था। शुरू में जो बात की थी कि हम इनको नहीं सुनेंगे और नहीं करेंगे, वो तो ठीक लगती थी, लेकिन बाद में लगता है कि बिल्कुल ये हाथ पैर छोड़कर उसके पीछे लग गए हैं। तो ये इनसे लगता नहीं है कि हम जो भी करेंगे वो हमें कभी इस तरीके से इस जंगल से आज़ाद होने देंगे। थोड़ा सा रास्ता दिया, माउस एंड गेम जैसे होता है ना, कैट एंड माउस वाली गेम, उसमें थोड़ा सा दिया, उसके बाद फिर पकड़ लिया ताकि हम किसी काबू में रहें। तो वो मुझे हाफिज सईद की जो है ना, आप कहते हैं कि कहीं पर कौन से मुल्क में, तो मुझे पता ही नहीं उसका क्या हुआ। ठीक, बिल्कुल। सर, उनको 10 साल की सजा दी है टेरर फंडिंग के हवाले से, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कहाँ पे की है फंडिंग। अच्छा सर, एक चीज हम बलूचिस्तान का अगर जिक्र करें तो बलूचिस्तान में बहुत परेशानी हमेशा से रही है लोगों को, और बहुत नाराजगी रही है, और फौज से बहुत नाराजगी रही है। और वहां पे जो है नारे तक लगते रहे हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये बलूचिस्तान में हमने नारे सुने हैं। बिल्कुल। तो ये शिकायत बलूचिस्तान में क्यों है, और ये फौज के साथ किस बात की नाराजगी है, या आप समझ रहे हैं कि ये कोई खास ग्रुप है जो इस तरह की बात कर रहा है? चूंकि ग्रुप्स वगैरह का तो मुझे पता नहीं है, हम्म। कोई इनके पीछे है या नहीं है। एक चीज का काफी अच्छा है कि क्योंकि बलूचिस्तान को हम लोगों ने पिछले 70 साल में ठीक तरह से हैंडल तो नहीं किया। वो जो किताब जो थी, जो मैंने उसमें क्या आधा चैप्टर ही था बलूचिस्तान पर, लेकिन उसमें मैंने एक जिक्र कर दिया था कि उनको इकट्ठा एक सूबा बनाना गलती पहली थी, और लेकिन बना लिया तो उसके बाद जिस तरीके से उनके जो है कहना चाहिए लोगों की जो जेन्युइन ग्रीवियंस हो या परसीव्ड ग्रीवियंस हो, उनको एड्रेस करना हुकूमत का काम होता है। लेकिन हमने सिर्फ ये कि भाई इतना थोड़े से लोग हैं यहाँ फैले हुए, इतने डिवाइडेड है, तो हमने मारपीट में ज्यादा ख्याल था कि ये ठीक हो जाएगा। वो तो हुआ नहीं। सातवीं इंसर्जेंसी के पता नहीं पांचवी कौन सी शुरू हो गई। अभी जाकर कहीं पर किसी को ख्याल आया पिछले 8-10 साल में कि इन लोगों से बातचीत करना बेहतर है। लेकिन उसके लिए फिर ये सिर्फ ख्याल आना या रियलाइज कर देना या बोल देना वो तो काफी नहीं है, बल्कि ये कहना कि डेवलपमेंट हो रही वो भी काफी नहीं होता। लोगों को उसमें इंटीग्रेट कैसे करना है स्ट्रक्चर में, उसके लिए बहुत हिम्मत और बहुत काम करना चाहिए। वहां पर कमी है, और जब ऐसी ग्रीवेंसेस और कमी हो तो जो हमारा दुश्मन है वो पागल तो नहीं है कि वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। बिल्कुल बलूचिस्तान में इस्तेमाल करेगा ये चीजें, फाटा में इस्तेमाल या ट्राइबल एरिया में इस्तेमाल करेगा। सब जगह इस तरह की कमी जो है, जहाँ पर लोगों के वाकई हार्ट्स एंड माइंड जिसको कहते हैं हमारे साथ नहीं होंगे, तो वो इस्तेमाल होंगे। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कितना कर रहे हैं या कौन कौन कर रहा है और कौन सा ग्रुप है, लेकिन हम नहीं कर रहे सही तरीके से। सही। लेकिन सर, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का क्या हल नजर आता है आपको? कोई कोई तरीका है कि दोनों साइड की कश्मीर जो उसका कोई सोल्यूशन निकले? पूरी एक किताब इसीलिए लिखी थी, स्वाई क्रॉनिकल्स। और आखिर में जब वो कहा ना कि लोग परेशान क्यों, तो मैं कहता था मैं इसलिए भी हैरान हूं कि अगर उस किताब की लॉन्चिंग ही देख लेते, जब वहां पर हुई है, और इतने जबरदस्त वहां पर पैनल बैठा था, मनमोहन सिंह,
हमीद अंसारी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, शिव शंकर मैनन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आजकल बड़े एनालिस्ट, 2-3 यूनियन मिनिस्टर, 3-4 वहां पर इंटेलिजेंस हेड्स, सब रिटायर्ड, फारूक अब्दुल्ला समेत लोग बैठे हुए थे और डिस्कशन हुई। उन्होंने इस किताब पर बड़ी की। मेरे मुतल्लिक भी एक दो अच्छी बातें कह दी होंगी, लेकिन उसकी जरूरत बात नहीं है। असल बात थी कि आखिर में उन्होंने सबने कहा मुतफ़िका तौर पर कि हमारी कश्मीर पॉलिसी, इस मोदी गवर्नमेंट की कश्मीर पॉलिसी तो बिल्कुल ही पैदल है, क्योंकि उसकी वजह से कश्मीर के लोगों का जो है ना वो तो हमने खो दिया। अभी टेरिटरी को कैसे करना है, ये मस्कुलर पॉलिसी ठीक नहीं है। और वो इसीलिए थी कि इस किताब का एम्फेसिस ये था कि इस कश्मीर को हैंडल कैसे करना। तकरीबन हमारा दोनों का तो कंसेंसस था कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ छोटे छोटे स्टेप्स पर आप काम करते रहिए। और हमने चूंकि किताब शुरू कर दी थी मोदी के आने से कुछ पहले कुछ बाद में भी होती रही, हमने कहा था ये इंक्रीमेंटल तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आज आपको रेफरेंडम करा दें तो या आज कह दें कि ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, ऐसे होगा। लेकिन वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका हल बहुत मुश्किल है, और इसके लिए कि इसकी स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर यह है कि कश्मीर उसकी स्टेटस वो जो है इंडिया, उसको स्टेटस को पावर है, वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं करना है, उसको अफोर्ड कर सकता, उसका ख्याल है कि गड़बड़ हो जाएगी। और हमारी तरफ से वो पूरे तरीके से इस सारी चीज़ को देखते हुए वो वाली स्ट्रेटेजी को 5, 10, 15 साल वाली नहीं बनती। हमारा ख्याल है कि आज एक स्टेटमेंट दे देंगे, कल हम कोई जैसे आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले जब हुआ था कि इनको कुछ और मदद दे देंगे, यूनाइटेड नेशन में चले जाएंगे, नक्शा और बना देंगे, माइलस्टोन बदल देंगे। इस तरह के काम छोटे छोटे जो से करने से तो कश्मीर कभी नहीं हाल होता। बहुत लंबी पॉलिसी, और उसके अंदर कई चीजें शामिल होती हैं। उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड से लेकर कम से कम उसका इस्तेमाल जरूर, कि भाई अगर लोगों को यह करोगे तो लोग जो से दे कैन हिट बैक, जिसको कहा जाता है। तो बहुत एक रेंज होती है जो बनती है बड़ी स्ट्रेटेजी में, वो नहीं है। सर एक इम्प्रेशन ये भी है कि कश्मीर का मसला जो है वो पाकिस्तानी फौज हल करना नहीं चाहती, वरना फिर उनको अपना बजट कम करना पड़ेगा। इतनी बड़ी फौज का करेंगे क्या अगर कोई दुश्मन ही नहीं होगा, क्योंकि फिर भारत से तो कोई टेंशन रह नहीं जाएगी ना, सिर्फ कश्मीर ही है फिलहाल। मैंने सुना हुआ है इसके मुतालिक बहुत। मेरा अपना तजर्बा तो ऐसा नहीं था कि नहीं हम हेल्प करना चाहते और उसकी वजह से फौज रखनी है हमने, बल्कि बात तो बड़ा होता था कि यार ये मसले वसले हल हो जाएं तो शायद फौज को हम मैनेजेबल ले आए। लेकिन ये लोग कहेंगे जरूर, क्योंकि एक तो खैर मसला हल नहीं हो रहा, दूसरा फौज का कहते हैं कि किरदार बहुत बड़ा है। तो फिर अगर ये बात है तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप जो सियासी हुकूमत बनती है वो अपना जमे और कहे कि जी हम बनाएंगे, हम मिलकर अपोजिशन के साथ मिलकर एक अफगानिस्तान कश्मीर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। क्योंकि मुझे अपना तजर्बा तो यही था कि उसमें हमारी ख्वाहिश यही थी, जब बेनजीर भुट्टो पहली दफा बनी और बाद में नवाज शरीफ आए, जिनसे हम आपको यही कहा करते थे कि आप अपोजिशन के साथ मिलकर पॉलिसियां बनाएं, आप फौज को अंदर लाएं भी मत। जब हमारी जरूरत होगी एडवाइस की तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, वो कोई बहुत ज्यादा ऐसा आदमी नहीं है जिससे आपको डर महसूस हो। आप उसको बुलाइए, वो एडवाइस के लिए सरकार को मिलिट्री एडवाइस वही उसने देनी होती, करें ये किसी तरह से उसको हाथ लगाते नहीं, क्योंकि कई चीजों से डर जाते हैं कि अपोजिशन को बुलाएंगे तो क्या होगा, तो डिस्कशन होगी, तो हमें तो इसका इल्म ही नहीं है। और फिर ये हमारा काम है, हम जो मर्जी करें, कौन होता है कोई हमें बताने वाला, आता भी नहीं है, किसी से सुनना भी नहीं है। और मेरा ख्याल है एक और वजह भी होती है, इस तरह की काउंसिल बनाएंगे तो वो आपको कई आपके फजूल कामों से भी मना करेगी। नहीं आप ऐसे नहीं है, आप प्रायोरिटी में मोटरवे नंबर 1 नहीं है, चौथे नंबर पर है। या जो आप ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ये बिजली की, इसका भी कोई 7वां 8वां कोई ग्रास रूट पर भी करें, सिर्फ ठेकेदारी पर काम मत करवाएं। तो ये उनको भी खतरा होता है। तो ये बाकी सब चीजें होती है, नाअहली भी है। और मेरे ख्याल में कई सूरतों में मुझे कहना पड़ेगा कि उनकी है भी नहीं, इरादा भी नहीं होता, इंटेंशन भी नहीं है कि इतना बड़ा हम काम करेंगे। उनका ख्याल है कि बस एक हुकूमत मिल गई, 2-3 साल करेंगे कुछ ना कुछ, हमारा वो चौधराहट भी बनेगी, कुछ वैसे ही बनेगी, क्योंकि हमें बाद में किसी ने निकाल तो देना ही है।
कुछ इस तरह की बात है। ठीक। सर, जो आर्मी चीफ होते हैं उनकी एक्सटेंशन होनी चाहिए क्या? क्योंकि अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं और फिर उसके बाद जिन्होंने आना होता है उनकी रह जाती है। अभी भी यही कहा गया कि कश्मीर का इशू चल रहा था तो इस वजह से बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई। तो क्या जो दूसरा आता वो इस काबिल नहीं था कि वो उस प्रॉब्लम को हल कर सकता या हैंडल कर सकता? उसके लिए बाजवा साहब भी चाहिए थे। ये तो हमारी बड़ी पुरानी डिस्कशन है, और जो लोगों को छोड़िए, पर फौज की आपस की भी डिस्कशन यही होती है कि ये आप ना समझें कि एक आदमी ने कर सकता है तो दूसरा नहीं कर सकता। कोई बहुत ही एक्सट्रीम चीज होगी जो मैं कहेंगे कि ये 5-6 मिनट ठहर जाए, वरना आमतौर पर जितने लोग लाइन में लगे हुए हैं, अगर वो वहां पर किसी ने 3 स्टार तक पहुंच गया तो आपको ये फर्ज कर लेना चाहिए कि वो कर लेगा। और दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा बात है, जो कि बाहर नहीं लोगों को पता होती है, वो इसको ख्याल भी नहीं, मेरे ख्याल में उनको पता होता है कि जो आदमी एक्सटेंशन ले जाता है, और कई दफा हुई है ऐसी बात, तो इंस्टीट्यूशन के अंदर भी लोग फिर थोड़ा सा नाराज तो होते हैं ना कि भाई ये एक्सटेंशन बैठे। और मैं कहता हूँ एक और बड़ा नुकसान है कि अगर यहाँ पर सिविलियन रूल जो है वो वाकई कायम हो गया, फिर तो हर आर्मी चीफ कोशिश करेगा कि भाई इसको, या कई, हर एक नहीं तो करेगा, कई लोग तो हैं जिनको कहा भी जाए तो वो कहते हैं नहीं, मेरी बारी खत्म होगी या दूसरे की बारी है। कुछ ऐसे लोग होंगे कि मैंने अगर और रहना है तो मैंने एक प्राइम मिनिस्टर साहब से बना कर रखनी है, तो वो उनके लिए रहेगा। फिर जब चीफ बनते वक्त जब होता है कि जी मैं अगर फेवरेट हो गया सियासी लीडर का तो ये बेहतर होता है, तो इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन बहुत है। लेकिन असूली तौर पर अगर एक्सटेंशन एक दफा 3 साल 4 साल की जो हो जाती है, या देखिए ना, इंडिया ने कोई निकाला उसका तरीका कई तरीके से। उन्होंने जो भी सीनियर मोस्ट आर्मी कमांडर होता है उनकी आर्मी कमांड में 5-6 उनको लगा देते हैं, चाहे 6 महीने की भी लगे, लेकिन उन्होंने एक कट ऑफ डेट जो है वो रिटायरमेंट की एज रखी हुई है। उसमें लोग अपनी बारी पर, कोई बनेगा, जिसकी नहीं बारी आएगी नहीं बनेगा, वो भी एक ठीक है। हमारे यहाँ क्योंकि फिल्ट्रेशन वैसे नहीं है, तो इस तरीके से 3 या 4 साल वाला जो टेन्योर था वो रखना, उसको ऑब्जर्व करना तो बेहतर है। लेकिन वहां पर फिर दोबारा वही आ जाती है कि वो इनमें से तीसरा चौथा आदमी अगर ऐसा निकल आए जो कहे मैंने रहना है, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर वो गलबा पा ले, क्योंकि वो भी डरते हैं कि जी पता नहीं फौज वाले क्या करेंगे, फिर तो गड़बड़ होएगी। लेकिन जो अगर किसी वक्त हमारे जमाने में एक वो, जब क्या नाम था, गुलाम इसा खान साहब थे प्रेसिडेंट, उन्होंने करना होता था ये फैसला, सबको पता था कि इस बंदे ने बिल्कुल एक दिन की भी एक्सटेंशन नहीं देनी, तो कोई भी नहीं गया, ना मानने गया ना कोई और गया। तो ये है तो सही कि नहीं, एक्सटेंशन वाली बात जो होती है इस स्टेज के ऊपर ठीक नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। सर, मुझे ये बताएं कि उसामा बिन लादेन की अगर हम बात करें तो अगर वो यहाँ पे था और लोगों को नहीं पता था, एजेंसीज को नहीं पता था, तो ऐसा कैसे कि उनको नहीं पता था? और अगर पता था तो फिर इतने साल यहाँ पे क्यों रखा हुआ था? पता नहीं है कि पता था या नहीं था, लेकिन ख्याल मैंने सिर्फ बदल दी पूरी चीजों के मतलब, गैर ये जानते हुए कि क्या है, किधर है, क्या हुआ। मैंने कहा जी जरूर पता होगा। और ये जब ये 2 मई का हुआ, ये तो दूसरे दिन ही मेरे से बीबीसी ने मुझे हॉट टॉक उन्होंने पकड़ लिया था, और मैं 12वें मुल्क से बैठा हुआ था, तो मैंने फिर भी पहुंच गया, क्योंकि मैंने कहा शायद मैं पाकिस्तान की बात कर सकूं। 2 बंदे, एक अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पुराना आया हुआ है, एक ब्रिटिश आर्मी चीफ है, तो मुझे जाकर कुछ पाकिस्तान की हक में कुछ बात तो करनी चाहिए। तो मैं पहुंच गया बगैर जानते हुए। तो मैंने कहा मैं आपको अपना अंदाजा बता सकता हूँ कि जरूर किसी वक्त हमें पता होगा कि कौन है, और ये हमने मिलकर उनको दिया है, और इसके बदले में हमने कुछ लेना था उनसे। ये नहीं कि पैसे लेने थे, हमने उनको कहना था कि यहाँ से निकल जाओ, अफगानिस्तान से बड़ी अभी काफी हो गई। कुछ तरह का मैंने कहानी बनाकर असेसमेंट पर बेस करके दे दी। पता नहीं था कि क्या हुआ, आज तक पूरा पता तो ना हो, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कितना अर्सा हो गया, 8-9 साल हो गया, मुझे ऐसे लगता है कि कई बातें उसमें से सही निकलती आ रही कि ये ऐसे हुआ था। किताब किसी लोगों ने लिखी, उन्होंने कुछ कह दिया कि जी हमने कॉम्प्लिसिटी हमारे लिए मुश्किल थी तो हमने इनएफिशिएंसी मान ली। लेकिन अहमदाबाद के लोगों को तो शक ही कोई नहीं। वहां पर चले जाएं, वो कहते हैं कि जी 24 घंटे पहले पता लग गया था कि कुछ होना है यहाँ पर।
तो अगर ये बात है तो फिर पता तो है, लेकिन किस हालात में और किस सूरत में हमने ये उनके साथ मिलकर वापस किया या क्या है, उसका मुझे नहीं मालूम है आज तक। वो क्योंकि वो ना मैंने पता किया, और अगर मुझे पता लग गया कि क्या हुआ है फिर तो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए ना। लेकिन अभी पता नहीं है, इसलिए मैं अपना अंदाजा ही बताता रहता हूँ। और आखिर में सबसे ज्यादा जो कंफर्मेशन मिलती है वो वहाँ के लोगों से मिलती है। अगर वो कह दें कि जी 24 घंटे पहले हमें यहाँ से इस सड़कों पर बंद कर दिया था, तो पता लग गया कि हमें पता था, हमने उसके लिए कॉर्डन लगाया होगा। तो ये गालबन ये सम टोटल यही है कि कोऑपरेट किया, उनको ले जाने में डिनाई किया सियासी वजह से, और उसके बाद समझ नहीं आई कि अब क्या करें। बिल्कुल। और सर हम बलूचिस्तान में मिसिंग पर्संस का इशू भी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। वो भी एजेंसीज के ऊपर और फौज के ऊपर ही नाम आता है, और हजारों लोग हैं जो अभी तक मिसिंग पर्संस में जिस जो लिस्ट में यानी इजाफा हो चुका है उनके नाम का। और यहाँ से भी आप देखते ही हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो जर्नलिस्ट और मतीउल्लाह जान और इस तरह के कई लोग जो हैं उनको एजेंसीज उठा के ले गई, और फिर मानता भी कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि मैंने ही वापस बुलवाया, मैंने ही छुड़वाया। तो किससे छुड़वाया है ये नहीं बताते। तो इसी तरह से वहां पे लोग रो रहे हैं, उनके बाप भाई बेटे उठा के ले जाती हैं एजेंसीज, और फिर सालों उनका पता नहीं लगता, और कभी कभी तो बिल्कुल ही उनकी लाशें मिलती हैं या वो भी नहीं मिलती। ये इस चीज को क्यों जो है अपने ऊपर से धब्बा क्यों फौज नहीं हटा रही मुसलसल? ये तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बात जा चुकी है। मैं भी यही सवाल पूछना तो चाहता हूँ जरूर, लेकिन इसका जवाब देना उनके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। और इसमें कोई शक नहीं कि कई लोग जो उनसे, उनमें इनका हाथ भी नहीं होगा, और कई लोग हैं जिनको सही पकड़ के कहीं गायब भी किया होगा, या कोई और उठा कर ले गया है, या एजेंसीज के अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि मारते होंगे। ये सारी कॉम्प्लिकेशन तो मैं मानता हूँ, इसलिए सारे मिसिंग पर्सन का मलबा फौज पर तो या सिक्योरिटी एजेंसी पर तो नहीं पड़ सकता। लेकिन एक जगह मुझे है, ये अपने इन्हीं इदारों से मुझे एक इख्तलाफ है। आपने ये सारी चीज जो है लोगों को तक समझानी और उनको इत्मीनान दिलाना कि ये ऐसे है और फलाना आदमी इस वजह से है और फलाने का हमें पता नहीं है, ताकि लोग एतमाद से आपकी बात सुने। ये आपका काम है, आपको करना है, क्योंकि हुकूमत असल में जो है उसका क्या काम होता है। अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर उस पर एतमाद नहीं है, फिर बाकी बातों से तो नहीं बनता। तो यहाँ तक तो मैं मान सकता हूँ कि ये हमारी बहुत वाकई कमी है। असल में ग्राउंड पर क्या हुआ ये बात बहुत मुश्किल होता है बताना। और क्योंकि एक दफा मैंने लिया आज से कोई 10-15 साल पहले, कुछ लोगों से पूछा जो कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई। मैंने कहा आपकी स्टोरी तो मुझे ठीक लग रही है, आप लोग वाकई ऐसे कर रहे होंगे, और लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत कमजोर है, आपकी क्रेडिबिलिटी तकरीबन जीरो है, तो इसके मतलब कुछ सोचें। लेकिन ये बात है सही कि मिसिंग पर्सन वाला जो है ये हम सरकार से भी, और बल्कि सरकार ही कहना चाहिए ना, ये बाकी तो महकमे ही है ना, फौज हो गया, ये बाकी हो गया महकमे है। सरकार के लिए उसको इस तरीके से हैंडल करना कि लोगों को इत्मीनान हो जाए कि सिर्फ खबीस लोग ही पकड़े जाएंगे, और फिर उसके बाद उनका ट्रायल भी होगा, और अगर गुनाहगार को, बेगुनाह को पकड़ भी या तो उसको कुछ अरसे के बाद 2 महीने 3 महीने बाद वापस छोड़ दिया जाएगा। ये ज्यादा जरूरी है लोगों की, ये इत्मीनान के लिए जरूरी है, सियासत के लिए जरूरी है, और हमारे माशरे के लिए बेहतर है। सर पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सरकार आई है, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आई है जो बगैर फौज की हिमायत के, बगैर फौज की मदद के आई हो? नहीं, वो तो खैर कहीं को कहीं कहा जा सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि अगर अयूब खान निकले और जुल्फकार अली भुट्टो उनके इलेक्ट हो गए, तो फौज ने तो नहीं उनको करवाया था। इसी तरीके से ज़िया के बाद पीपल्स पार्टी को फौज से मदद नहीं मिली। उस जमाने में चूंकि मुझे थोड़ा सा पता था, तो फौज रास्ते में नहीं आई, लेकिन फौज से मदद उनको कोई नहीं मिली। और खास तौर पर ये जो परवेज मुशर्रफ के जमाने में जो इलेक्शन हुआ था, जनवरी फरवरी 2008 वाला, उसमें तो दोनों पार्टियां जो कि बिल्कुल फौज के रॉन्ग साइड पर कहना चाहिए, वो इलेक्ट होके आई थी। तो उनकी फौज की मदद के बगैर लोग इलेक्ट हो सकते और हुए हैं। और उसके बाद अगर उन्होंने थोड़ा सा भी लोगों में इत्मीनान किया तो री इलेक्ट भी हो सकते और हुए भी हैं। तो ये बहुत ज्यादा एग्रेजरेट कर देते हैं, और मैं कहता हूँ कि अपना बहाना एक किस्म का बन गया इनको बहाना। लेकिन इंटरफेरेंस के मुतालिक या सपोर्ट के मुतालिक तो मैं पहले कह चुका हूँ।
लेकिन इसको इस तरह इस्तेमाल भी किया गया है, बाज़ दफ़ा नॉन परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। हम करना चाहते हैं, फौज नहीं करने देती, भाई फौज हटा देगी, हमने कुछ किया, उनका हटा देगी अगर आपको कुछ करने पर, तो आप खुद ही छोड़ के चले जाएं। एक दो दफ़ा करेंगे, उसके बाद फौज नहीं, उसके बाद ये बहाना भी खत्म हो जाएगा। तो ये फौज की मदद से आना जाए ना, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि बहुत मुश्किल होता है कि फौज किसी हुकूमत को इतने करोड़ आदमियों को वोट डलवाए उनसे कि भाई इनके हक में वोट दो। वो अगर परसेप्शन हो कि इस वक्त इस गवर्नमेंट ने पुरानी ने ठीक नहीं किया और इसको फौज की सपोर्ट है, तो फिर तो उनको वोट मिल जाएंगे। लेकिन फौज की सपोर्ट ऐसी नहीं होती जिसमें लोग इलेक्ट हो जाएं, क्योंकि बहुत लोगों ने वोट देने होते हैं। सर, हमने पॉलिटिशियंस को तो बहुत देखा है कि उनको कभी ना कभी जो है, कुछ पॉलिटिशियंस को सजा भी हुई है और कुछ के ऊपर केसेस भी बने हैं, इल्जामात भी लगे हैं। लेकिन क्या ये 70-75 साल में कभी ऐसा हुआ है कि फौज के किसी अहदेदार के ऊपर इस तरह केस बना हो या सजा दी गई हो? अगर परवेज मुशर्रफ साहब को हम देखें तो उनको भी एक तरह से बस सजा सुनाई गई थी, ना तो वापस ला सके, ना ही कोई सजा दी जा सकी है। अच्छा, मेरा ख्याल है एक ही प्रोसेस होता है और ऑफ एवोल्यूशन का होता है। उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कई दफ़ा सजा भी मिलनी शुरू हो जाती है। और अगर बहुत बड़ा ऑपरेशन कारगिल जैसा नाकाम हो जाए तो उसकी सजा भी मिल सकती है। अगर नहीं मिली, अभी कारगिल की मैं इसलिए मिसाल देता हूँ कि उस वक्त अगर किसी को सजा मिलनी होती, देखिए ना, 65 वॉर के बाद अयूब खान का वैसे स्टेटस डिमिशन हो गया, हालांकि वॉर परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी। ये सेकंड 71 वॉर के बाद तो चूंकि बहुत बड़ी सेटबैक थी, और इसलिए या खान साहब घर चले गए थे। सजा भी हो सकती थी, लेकिन वो घर चले गए, भुट्टो ने उनको नहीं दी। इस वक्त कारगिल के बाद तो या परवेज नवाज शरीफ साहब या उसको सजा देते या खुद इस्तीफा दे देते, दोनों में से एक काम था। उन्होंने दोनों कामों में नहीं किया उस तरीके से कि ट्रायल नहीं किया, उनको वैसे निकालने की कोशिश की बड़े अजीब तरीके से। या अगर उनका ख्याल था कि ये अभी फौज की इतनी बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और मेरा ख्याल है कि ये इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं नहीं कर सकूंगा, इनकी ताकत बहुत ज्यादा, तो मैं घर जा रहा हूँ। ये वो स्टेप्स होते हैं जिनके बाद एक दफा फिर आपका प्रेसिडेंट सेट हो जाए तो फिर काम छोड़ना शुरू हो जाता है। लोगों की कोशिश ये होती है कि हमें खतरा भी ना लें, कोई ऐसा काम भी ना करें जिसकी हमें सजा भुगतनी पड़े और फौज में निकाल दे। लेकिन ये जो है, हमारा ये भी आए ना आए कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसलिए उसके बाद उस मकसद में रह जाते हैं। तो सही वाली जो होती है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि फौजी अकाउंटेबिलिटी, अंदर की अकाउंटेबिलिटी तो फौज कर लेगी, लेकिन बहुत सी जिसकी आप कह सकते हैं कि चीफ के मुतालिक कुछ करना है, वो रह जाता है रास्ते में, क्योंकि हिम्मत नहीं करती। आखिर नेवी वाले चीफ को निकाल ही दिया था नवाज शरीफ साहब ने करप्शन पर, लेकिन वो नेवी था इसलिए उन्होंने हिम्मत कर ली। फौज वाले को जब उन्होंने कहा, तो चूंकि एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर, उसको आर्मी चीफ था जिसने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ एक नाराज किया था प्राइम मिनिस्टर को अपनी तकरीर से। बात सही कर रहे थे जहांगीर रावत साहब, लेकिन जैसे ही इन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ नाराज हूं, उन्होंने कहा फिर आप लोग संभालिए, मैं जा रहा हूँ घर। तो ये काम हो सकते हैं। सिर्फ ये है कि मैं बार बार शायद यही कहता हूँ कि जिन्होंने लोगों ने काम करवाना है ये, या सियासतदानों ने काम कराना है, ये इनको फिर हिम्मत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जैसे सर अभी भी आप हो सकता है देख रहे हो पीडीएम के जो जलसे चल रहे हैं, जो रैलीज चल रही हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ, अभी भी लाहौर में है 13 दिसंबर को। तो आपको लग रहा है कि कुछ ये गवर्नमेंट को हिला पाएंगे या बस ऐसे ही रैलीज वैलीज है? ये मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं, कभी भी नहीं था, और अभी तो मैं बिल्कुल ही नहीं इसके मतलब कह सकता हूँ कि जलसों से क्या होता है। क्या जलसों से हुकूमतें चली जाती हैं? क्या लोगों का मोबिलाइजेशन उस लेवल पर आ जाएगा कि सरकार अपने हथियार डाल दे? था भी नहीं सब्जेक्ट, और मुझे ये अभी पता भी नहीं है कि कितने बड़े स्केल पर हो तो फिर ये होता है। मैंने तो अपना बता दिया। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो खुश नहीं है, लेकिन बाज दफा लोग ना भी खुश हों तो वो 4-5 साल तो पूरे कर जाती है। जलसे वाले जो उनसे अगर उसकी वजह से निकलवाएंगे,
और इतना बड़ा दबाव डालें कि इसका पोटेंशियल जज करने की ना फील्ड है ना मेरे में सलाहियत है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर जो लास्ट क्वेश्चन जो आपकी ही फील्ड है उसी से रिलेटेड मैं फिर करती हूँ कि ये जो फौजी जनरल्स और ब्रिगेडियर्स और इस लेवल के जो ऊपर के लेवल के जो हमारे फौजी रिटायर होते हैं, ज्यादातर उनके पास बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत पैसा होता है, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, क्या फौज इतनी बड़ी सैलरी देती है? दूसरा ये कि हमारी फौज जो है वो ब्रेड भी बना रही है, पैम्पर भी बना रही है, सीरियल भी बना रही है, फौजी सीरियल, फौजी ब्रेड, डॉन ब्रेड, और इस तरह से ये सारी चीजें जो बना रही है फौज, तो ये क्या किसी और कंट्री में भी इस तरह होता है कि फौज जो है वो रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले इस तरह के बिजनेसेस में हो? ये जो चीजें चली थी ना, ये फौजी सीरियल्स और फौजी फाउंडेशन और इंडस्ट्रीज और सीमेंट वाली, ये जब चली थी तो एक लिहाज से तो ये मुझे अच्छा स्टेप लगा, क्योंकि अगर बाकी लोगों ने इनएफिशिएंटली काम करना है तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अच्छे कॉन्फ्लिक्ट, आज तक सबसे अच्छे कॉन्फ्लिक्ट भी शायद उन्हीं के बने हो, और वो फौज के एक जो था ना पेंशन फंड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आया था, तो उस पर उन्होंने एक इंडस्ट्रीज कायम की। इंडियंस भी एक दफा कहते थे कि जी हमने भी देखना है आपका क्या मॉडल है, बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। तो वहां तक प्रिंसिपल ठीक लगा, सिवाय इसके कि आप इसके अंदर फिर अपना कंट्रोल रखिए, लेकिन चलाइए इनको फिर कमर्शियल बेसिस पर, और ये ना हो कि किसी को लालच पड़ जाए कि जी मैंने रिटायरमेंट के बाद ये काम करना है क्योंकि पर्क्स बहुत ज्यादा है। लेकिन आखिर में फिर हो जाता है ऐसी तरीके से कि कुछ अर्से बाद डिपेंडिंग ऑन द पीपल कि कौन से लोग हैं जो कि हेल्प ऑफ फेस पर आ जाते हैं, क्या वो रिवार्ड करने के लिए किसी को वहां लगा देते हैं, क्या परिस्थिति में क्या एफिशिएंसी उनकी कम हो जाती है। कहने को जहाँ तक स्टेटिस्टिक्स का तल्लक है तो फौजी फाउंडेशन और ये जो औरती फौज के साथ जो इंडस्ट्री चल रही है, इनमें जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्रोडक्शन है और टैक्स रिटर्न वाली बात है वो तो सबसे बेहतर है। तो उसको ये भी नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नुकसान है। लेकिन अगर इसकी वजह से कुछ लोगों को आदतें पड़ जाए इस तरह की कि यहाँ जाना है और यहाँ जाकर पैसे बनाना है, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपनी तनख्वाह में तो नहीं ना इतना ज्यादा मिलते होते थे, तो वो एक डाउन साइड हो जाती है। वो किस तरीके से उनको दूर रखा जाए, बाज दफा रख लिया जाता था शुरू में, बाद में आखिर में थोड़ा सा वक्त के बाद कर्से के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि बस इसको बिल्कुल लोगों को इसमें डालने से, बल्कि अभी तो हम वहां तक पहुंच गए थे कि जिस चीज को हम बिल्कुल ही समझते थे ना कि इस मैंने पाकिस्तानी ड्रिफ्ट में यही चीज लिखी है कि सीधी सादी जो थी यूनिट गार्डन भी कहते था, एक हमारा कमांडर होता था कि मत बनाओ, मैं कही तो सिपाहियों के लिए राशन के लिए। लेकिन बाद में आस्था समझ आई, इसलिए मैंने लिखा कि ऐसे पता लगा कि यूनिट गार्डन से फिर आगे वो टक शॉप बनी और उसके बाद बेकरी बनी, तो उसके बाद कोई और काम बन गया। तो ये प्रोलिफरेट कर जाती है ये आदत, तो ये आदत इसलिए इस आदत से फौज को दूर रखा जाए तो बहुत अच्छा। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह से सर वो उसी सवाल का दूसरा हिस्सा जो था कि इनके पास इतने पैसे कैसे होते हैं, क्या जो रिटायर्ड फौजी होते हैं, कि इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, फार्म हाउसेज हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, और ये सब कुछ कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? मुझे सारी डिटेल्स का इंडिविजुअल्स का तो नहीं पता होगा कि किसने कितने बनाए और किसने कितने लिए, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोगों को वाकई लगता है कि उनकी, और इसलिए ये उसी किताब का फिर दोबारा मुझे जिक्र करना पड़ता है पार्टिसिपेट के उसमें जो चैप्टर था फौज के मुतालिक, मैंने कहा कुछ लोगों को ये आदत पड़ गई है और वो कोई तरीका निकाल रहे होते हैं कि कहीं पर बड़ी गाड़ी ले ली किसी से। ये शायद मिसालें जो सी इतनी जबरदस्ती बनती, लेकिन ये आदत जब इस तरह की पड़ जाए तो ये ठीक नहीं होती। फौजी कल्चर जो है ना वो खराब हो जाता है। कहाँ तक हुआ, किसने कितने ठेके लिए, किस तरीके से हुआ, क्योंकि मौका तो मिल सकता है कुछ लोगों को, यूनिट कमांडरों को ये फील्ड में नहीं मिलता होगा, लेकिन बाकी लोग किसी और जगह पर मिनिस्ट्री में बैठे तो मिल जाते होंगे। बिल्कुल ठीक। और सर लास्ट में क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स भी हमारा शो देखेंगे तो उनके लिए सर हमने 4 या कितनी 5 जंगें लड़ी हैं भारत के साथ, तो उसमें से हमने जीती कितनी है? क्या चीज जी? सर भारत के साथ जो जंगें हुई हैं हमारी,
चाहे वो 71 की हो, उससे पहले की हो, उसके बाद की हो, कारगिल, जो भी, जितनी भी छोटी बड़ी, उसमें हमने जीती कितनी है जंगें? ये बड़ा मुश्किल होता है सवाल इसका, क्योंकि किस तरीके से विक्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं। जब फौरन सबसे पहली जो लड़ाई थी उसके मतलब यहाँ पर फौज ने ऑफिशियली हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन कुछ रजाकार तो गए। और अभी कहा जा सकता है कि जी अगर ये भी ना जाते और ट्राइब्स में भी ना जाते तो इतना जितना हमने कश्मीर मिला वो भी ना मिलता, क्योंकि वो दूसरी तरफ से फौज थी। तो ये जीता है या नहीं जीता, या एयरपोर्ट पर रुक गए तो उससे क्या कितना नुकसान हुआ। 65 वॉर में, मैं तो 65 71 दोनों में था, तो हमारा ख्याल था कि 65 वॉर में हमारी ग्राउंड परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर कमजोर थी, लेकिन इसके बावजूद हमारे जवान और जो से थे जूनियर अफसर वो तो बड़ा अच्छा लड़े। और कई जगह पर बड़ी रेशियो हमारे खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वहां पर भी या दिफा अच्छा हो गया या कहीं पर एक दो जगह एडवांस भी ठीक हो गया। 71 में बिल्कुल हमारी परफॉर्मेंस कह ही नहीं सकते कि हमने जीती थी। हर फ्रंट पर, फौजी फ्रंट पर, सियासी फ्रंट पर, सब जगह प्रोपेगेंडा डिप्लोमेसी सब पर हारी थी। कारगिल के मतलब अगर मैं कहूँ कि जी वहां पर परफॉर्मेंस पहले दिनों में बड़ी अच्छी थी, उससे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन उसको किस खाते में, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये किया वो तो ठीक नहीं लगता था। तो वो ग्राउंड पर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी भी है और कॉन्सेप्ट अच्छी नहीं है, डायरेक्शन, तो वो भी ठीक नहीं है। रन ऑफ कच्छ की जो पहली लड़ाई थी उसमें तो हमें कोई शक ही नहीं था, क्योंकि रन ऑफ कच्छ का जो पहला मार्का था 65 में, शुरू में 5-6 हफ्ते वाला, वो तो बहुत अच्छा था, वो तो हमारे काफी हक में गया था। अभी और कौन सी रह गई है जी। लेकिन जो आखिर में आकर जब लोग पहुंचते हैं ना कि आपने तो जी चारों जंगें हारी हैं, मैं कह सकता हूँ कि आप कह सकते हैं कि जी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो थे अचीव नहीं हुए। हारी वारनी, ग्राउंड पर हारी या नहीं हारी वो और बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट में अगर ठीक नहीं है तो आप कह सकते हैं, जैसे अमेरिका वियतनाम कह सकता है कि जी हमने बैटल फील्ड पर तो नहीं ना हारे, लेकिन पूरी लड़ाई तो हार गए। अफगानिस्तान तो बहुत ही बड़ी मिसाल है कि 20 साल में दुनिया का सबसे माइटी अलायंस वहां पर 20 साल लड़ता रहा, और रैग टैग मलेशिया, कोई मदद उनको थोड़ी बहुत कहीं से मिली होगी, और आखिर में कह सकते हैं कि जी हमने तो बड़ी तबाही की, हमारे पास ताकत बड़ी थी, लेकिन आखिर में हार के निकल जाते हैं। तो लड़ाई का हारना जीतना का जो मैयर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। वियतनाम का एक बहुत मशहूर है ना वाकया, कि वो जब खत्म हुई तो अमेरिका ने अपने वियतनामीज का काउंटर पार्ट को कहा था कि ग्राउंड पर तो हम नहीं आ रहे, उन्होंने कहा टेक्टिकल बैटल्स अगर आपने नहीं आ रही तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पूरी लाई जिसको कहते हैं ना, यू लॉस्ट द वॉर। ये भी बात होती है कि आपने बड़ी जो स्ट्रगल है उसके लिए क्या किया। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, आपने ज्वाइन किया, और आपकी बुक बहुत जबरदस्त है। स्पेशली मैंने दूसरी बुक अभी कंप्लीट नहीं पढ़ी, लेकिन फर्स्ट वाली जरूर मैंने, एस दलत साहब वाली जरूर पढ़ी है। तो वही बात मैं कहूंगी कि एक दफा नहीं, उसको दोबारा पढ़ें तो कुछ ना कुछ नया उसमें पढ़ने को, सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। खैरियत से रहिए, खैरियत से। थैंक यू।